नमस्कार। मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश सिकरवार। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करने वाला हूं सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय की जिसकी कि पूरे देश में चर्चा है। आप सभी लोग जानते हैं कि एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं किया था। कल जब एसबीआई के वकील समय मांगने के लिए उच्चतम न्यायालय में खड़े हुए तो उच्चतम न्यायालय की खंडपीठ ने न सिर्फ उनको फटकार लगाई बल्कि ये भी पूछा कि आप ये बताइए कि आपने किया क्या। 26 दिनों के अंदर आपने माननीय न्यायालय के निर्णय की दिशा की ओर कितना बढ़े। कोई जवाब नहीं मिला। बाद में माननीय न्यायालय ने ये कहा और कि अभी आप हमें केवल आज यानी 24 घंटे का समय दिया कि आप चुनाव आयोग को सूचना दीजिए और 15 तारीख को ये चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपलोड होना चाहिए, जिससे कि देश की जनता को ये पता लगे कि इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के तहत किस राजनीतिक दल को कितना पैसा मिला और किन लोगों ने राजनीतिक दलों की मदद की है। निश्चित तौर पर वो एसबीआई जो सभी आंकड़ों के लिए 4 महीने का वक्त मांग रहा था, अपने दलीलों में केवल 3 सप्ताह तक आ गया, लेकिन माननीय न्यायालय ने उन्हें कुछ भी समय देने से इनकार किया और आज मंगलवार को 5 बजे तक आयोग को डाटा देने के निर्देश दिए। निश्चित तौर पर ये जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है ये बहुत ही अच्छा है और ये इस आंकड़ों से ये पता लग जाएगा कि राजनीतिक दलों को किन लोगों ने मदद की है और उस मदद की एवज में क्या हासिल किया है। निश्चित तौर पर सत्ताधारी दल जो केंद्र में है, आखिर वो बचने का प्रयास क्यों कर रहा, आखिर वो जानकारी क्यों नहीं देना चाहता है कि कितनी राशि इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के जरिए उनको मिली है और किन लोगों ने दी है। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के जरिए राशि सभी अन्य दलों को मिली है, तो आखिर भारतीय जनता पार्टी ही क्यों पसोपस में पड़ी है, जबकि सभी दलों को लगभग जो भी राजनीतिक दल चाहे क्षेत्रीय हो या राष्ट्रीय दल हो, जो भी चुनाव लड़ते हैं और जिनकी सरकारें बनती हैं, उन सभी को भले ही कम ज़्यादा मिलता हो, लेकिन सभी राजनीतिक दलों को बॉन्ड के जरिए पैसा मिला है। तो आखिर क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी इस आंकड़े को सार्वजनिक नहीं करना चाहती। इसका एक ही कारण है कि इस आंकड़े से ये स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर वो कंपनियां जिन कंपनियों ने बैंकों के पैसे नहीं दिए ये कहते हुए कि उनकी आर्थिक स्थिति खराब है और वो पैसे नहीं दे सकते, सरकार की कृपा से दूसरी बैंकों ने फिर से उनको ऋण दिया और क्या उन्हीं कंपनियों ने जो कि सरकार का पैसा नहीं लौटा पा रहे थे,
बैंकों का पैसा नहीं लौटा पा रहे थे, तो उन्हीं दलों ने सत्ताधारी दल को मदद की है। और एक और आंकड़ा जो कि सरकार छिपाना चाहती है, वो ईडी की कार्रवाई का। ईडी ने बहुत सी कंपनियों, राजनीतिक दल को किस प्रकार हांका लगाया, आज इस ओर मैं जानकारी नहीं दे रहा हूँ, लेकिन उन्होंने कई कंपनियों या सेल कंपनियों पर कार्रवाई की, जो कि ईडी का मुख्य कर्तव्य है। लेकिन उससे आखिर हासिल क्या हुआ देश को, ये भी इन आंकड़ों से पता लग जाएगा। क्योंकि वो कंपनियां जो कि ईडी के निगाह में भ्रष्टाचारी थीं, उन्होंने उन पर छापा लगाया, और जब उन्होंने इन के प्रकार सत्ताधारी दल को इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के जरिए पैसे दिए, तो झट से वो कार्रवाई रोक दी गई। तो ये भी तय होगा, जिसका कि आरोप विपक्षी दल लगाते रहे हैं कि चुनिंदा कार्रवाई होती है, और एक ये जो ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स है, ये सरकार की विंग के रूप में काम कर रहा है। इसका भी जानकारी और खुलासा इन आंकड़ों से हो जाएगा। सबसे ज़्यादा सरकार क्यों घबरा रही है, इस संबंध में भी जो हमारे सूत्रों को जानकारी मिली है, वो ये है कि कई ऐसी विदेशी कंपनियों में जिनकी सब्सिडरी अपने यहाँ है, उन विदेशी कंपनियों ने भी सत्ताधारी दल को जमकर इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के जरिए मदद की है और सत्ताधारी दल को पैसे दिए। निश्चित तौर पर सूचना यहाँ तक आ रही है कि कई विदेशी सरकारों ने भी इसमें कंपनियों के जरिए यहाँ के इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड में पैसे लगाए हैं। चाइना से भी पैसे लेने की खबर है, और आप सभी लोग नहीं भूलेंगे होंगे किस प्रकार ऑस्ट्रेलिया के उपराष्ट्रपति ने ये बताया था। हालांकि ये आरोप हो सकता है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी ने एक प्रमुख उद्योगपति को, यानी कि भारत ने उन पर यह दबाव डाला था कि ये जो कोयले की सप्लाई का काम है, आप फलाने उद्योगपति को दें। तो निश्चित तौर पर इन आंकड़ों से ये खुलासा भी होने वाला है कि किस प्रकार सरकार ने उद्योगपतियों से पैसे लेकर, सेल कंपनियों से गलत रूप से पैसे लेकर, और उन्हें क्या कैसी मदद दी है। हालांकि सरकार नहीं चाहती कि आम जनता को इस बारे में जानकारी हो, इसीलिए उसने उनके सरकारी वकील ने अदालत में ये कहा कि ये जानने का जनता को अधिकार नहीं है कि सत्ताधारी दल के चुनाव में कौन उद्योगपति मदद कर रहा है। इसके लिए वो गोपनीयता कानून भी सरकार लेकर आई, कंपनियों के एक्ट में परिवर्तन किया गया, यहाँ तक कि इनकम टैक्स के तहत लेने वाली सहायता को भी एक कानून के जरिए बदला गया। किस प्रकार आपने देखा होगा, एक प्रमुख उद्योगपति को संरक्षण देने के लिए किस प्रकार कानूनों में बदलाव कर उनको देश की प्रमुख संपदाएं, रेल, सेल जैसे प्रमुख प्रतिष्ठान उस उद्योगपति को सौंप दिए गए। जो उद्योगपति जिसके बारे में ये कहा जाता कि कुछ भी नहीं बनाते, सिर्फ सरकार के बने हुए उपक्रमों को औने पौने में लेकर उसी को चला के अपनी रात दिन दूनी रात चौगनी करते हैं। ये भी अब आसानी से पता लग जाएगा कि आखिर वो कौन सी कंपनियां थी
जिन्होंने सरकार को मदद की, बदले में सरकार से उपकृत हुए और अपने नेटवर्क को बढ़ाया। देखना यह है, सब हाथ ये जनता के हाथ में ही हर चीज़ है, लेकिन आम जनता को जब जानकारी हो जाएगी तब ये तय करना आसान होगा कि आखिर सरकार किन के लिए काम कर रही थी। जैसा कि आरोप है कि ये सूट-बूट वालों की सरकार है और केवल अपने मित्र उद्योगपतियों के लिए ही काम करती है। अगर आंकड़ों से ये बात स्पष्ट हुई तो निश्चित तौर पर विपक्षी दलों की ये बात सत्य हो जाएगी कि किस प्रकार सरकार ने अपने उद्योगपति मित्रों को फायदा देने के लिए कानून में बदलाव किया। क्या होगा इस संबंध में आज इंतजार रहेगा। हालांकि 15 मार्च को इस बात की जानकारी मिलेगी कि आखिर क्या हो रहा है और क्या होगा, क्योंकि चुनाव आयोग की वेबसाइट पर यह लॉन्च होगा। हालांकि सरकार ने भी कल इस बात का प्रयास किया कि वो जो आम जनता में ये परसेप्शन बन रहा है तो उसको काट के लिए उन्होंने सीएए पूरे देश में लागू कर दिया। वो सीएए जिसको एक एक राज्यों के जरिए लागू किया जा रहा था, कभी उत्तराखंड कर रहा था, कभी यूपी कर रहा था। आखिर सरकार को इस बात की ज़रूरत क्यों पड़ी कि उसने पूरे देश में सीएए लागू कर दिया। हालांकि मैं सीएए को खतरनाक नहीं मानता, इसको लेकर कुछ लोगों को परेशानी हो सकती है या आलोचना की जा सकती है, लेकिन जैसा कि मैंने समझा सीएए किसी की नागरिकता लेता नहीं। बल्कि अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों में जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, हिंदू, बौद्ध, सिख, ईसाई और पारसी, ये लोग अगर 2014 से अपने देश में निवास कर रहे हैं शरणार्थी के रूप में, तो उन्हें नागरिकता देने का इसमें प्रावधान है। लेकिन आखिर चुनाव के इस दहलीज पर इस तरह का कानून पूरे देश पर क्यों थोपा गया, इसको लेकर फिर कभी हम बात करेंगे। लेकिन सरकार का उद्देश्य मात्र ये समझ में आता है कि आम जनता को का ध्यान बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार की ओर से हटाकर इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड में जो गड़बड़ियां हैं उसकी ओर से हटाकर सांप्रदायिकरण की ओर बढ़ाते हुए, जिस तरह देश में देखा गया, शाहीन बाग समेत तमाम जगहों पर पुलिस और अर्धसैनिक बलों का मार्च कराया गया। हालांकि इस तरह की स्थिति थी नहीं, लेकिन जिस प्रकार सरकार चुनाव में अपने मुद्दे, विभिन्न मुद्दों पर फेल होती हुई सरकार सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कराना चाहती है, तो उससे ये तय हो रहा है कि सरकार अपने खजाने को, चुनावी खजाने को लेकर कुछ छिपा रही है। वो 15 तारीख को ये पता लग जाएगा। हालांकि इसके विश्लेषण में समय लगेगा, लेकिन तब भी हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ न कुछ ऐसी चीज़ है जिससे कि सत्ताधारी दल यानी कि वर्तमान सत्ता छिपाना चाहती है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।